हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में आपका जो क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसके जो आपके टॉप 30 एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बाकी जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस भी इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। आपको बस जो है इन क्वेश्चन से थ्योरी को एक्सट्रैक्ट करना है। मेन कॉन्सेप्ट जो है वो आपका थ्योरी है। थ्योरी अगर आपकी क्लियर हो जाएगी तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और दूसरे क्वेश्चंस को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर इज नोन एज। तो यहाँ पर बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही है। इसमें एक ऐसा सब्सटेंस क्या होता है जो अपने आप को तो ऑक्सीडाइज कर लेता है और रिड्यूस कर देता है दूसरे को। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे को रिड्यूस करता है। तो सबसे पहले जो आपको समझना है कि जो दूसरे को रिड्यूस कर दे वो सबसे पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। उसके अगर हम इसका उल्टा कर दें कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इसके अंदर बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो खुद को रिड्यूस कर दे या फिर वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, तो उसी में जो है हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट से ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। आगे चलते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। तो यहाँ पर चार आपको रिएक्शन दे रखे हैं। इसमें बोल रखा है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स, देखो यहाँ पर वर्ड पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो केस है उसके अंदर कैल्शियम आयोडाइड है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा के यहाँ पर आपका कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो रही है। दूसरे में आपका सोडियम और ऑक्सीजन है। थर्ड में सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। फिर डी ऑप्शन में आपका अमोनिया है और आपका HCl है। ठीक है, जो कि अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दो एलिमेंट्स पूछे गए हैं। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, ऑक्सीजन की बात करूँ और HCl की बात करूँ, तो ये क्या है, ये आपके पर्टिकुलर क्या है, कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इसलिए जो है हम इन सारे रिएक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। जो आपका बी ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होता है, जो कि दोनों ही एलिमेंट्स कंसिडर करे जाते हैं, तब जाके वो सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन पूछी है, ना कि दो कंपाउंड्स की। ए, सी और डी ऑप्शन में आपके कंपाउंड्स मौजूद हैं, लेकिन बी ऑप्शन अकेला है जिसमें एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट बी ऑल अदर रिएक्शन इन्वॉल्व कंपाउंड्स। ठीक है, बाकी सारे रिएक्शन में क्या है, आपके कंपाउंड्स हैं। तो जब भी आप एमसीक्यू को सॉल्व करो तो एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए आपको बहुत ही डीप एनालिसिस करनी है, यानी कि ढंग से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद जाके आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सारी चीज़ों को देख के आपको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remains in the solution। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जब सल्फर जो आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास किया जाता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के थ्रू, एक ब्लैक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है जिसे हम कॉपर सल्फाइड बोलते हैं, और आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहता है, यानी कि उस सॉल्यूशन के अंदर रिमेनिंग रहता है। तो ये पूछा गया है कि किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ और कॉपर सल्फाइड और H2SO4 की फॉर्मेशन करेगा, तो इसके अंदर आपको साफ दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक पर्टिकुलर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, सिंगल कंपाउंड की। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जब कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, यानी कि जब एक कंपाउंड जो है आपका क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है और क्या हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है। और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट और H2 जो आपका H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है,
उसमें क्या हो रहा है, उसके अंदर आपको जैसे कि ये पता ही है, ये वाला जो अगर मैं आपसे पूछूं, देखो यहाँ पर मुझे एक थोड़ी सी दिक्कत लग रही है। दिक्कत ये लग रही है कि जो सी और डी ऑप्शंस हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होना चाहिए था। डबल डिस्प्लेसमेंट का इसलिए होना चाहिए था क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है कॉपर से, तो इसलिए हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जब हाइड्रोजन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो उस केस में यहाँ पर H2SO4 की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद कॉपर कंबाइन हो जाएगा सल्फाइड के साथ, तो कॉपर सल्फाइड की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एज सच डबल डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका डिकम्पोज होता है कंपाउंड, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी कंपाउंड जो है डिकम्पोज होता हुआ दिखना जा, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये एक टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरे को कंसिडर किया जाएगा। बाकी अगर आपको कहीं से भी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन लग रहा हो तो वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन है नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो सकता है। तो अगर आपको वैसे जो भी चीज़ होगी, अगर ये इसको रीचेकआउट करके मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा अगर कोई दिक्कत होगी इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल चेंज, यानी कि कौन सा एक फिजिकल चेंज है। देखो फिजिकल चेंज का मतलब ऐसा होता है जो कि आपका रिवर्सिबल चेंज होता है, यानी कि जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं नेचर के अंदर, जो कि दोबारा से चेंज जो है अपनी इनिशियल फॉर्म में या फिर अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ सकता है, ठीक है। फिजिकल चेंज होता है। पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दही का फॉर्मेशन मिल्क से। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि जो फ्रूट्स है वो जब पक जाते हैं तो वो एक फिजिकल चेंज है क्या। गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। और डी है आपका बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि जो आपकी लकड़ी होती है उसे जला दिया जाता है। देखो फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसे हम जो है दोबारा से नेचर में रिवर्स कर सकते हैं या फिर उसकी इनिशियल स्टेट के अंदर हम उसे सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जैसे जब क्या होता है, नमक को हम सी वाटर यानी कि जो समुद्र का पानी होता है वहाँ से हम नमक को ऑब्टेन करते हैं। कैसे करते हैं कि जब जो धूप है यानी कि जो सनलाइट है वो सी वाटर पर पड़ती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो इवेपोरेट हो जाता है, और वो जैसे ही इवेपोरेट होता है पानी तो हमें सॉल्ट मिल जाता है। लेकिन हम दोबारा से उसे कॉन्डेंस करेंगे ना तो हमें दोबारा से क्या मिल जाएगा, सी वाटर मिल जाएगा। इसलिए जो है ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। द चेंजेस विच कैन गिव बैक द रिएक्टेंट बाय फिजिकल मीन्स आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, हैंस गेटिंग ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इज अ फिजिकल चेंज, इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि कॉपर रॉड को जब हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा। देखो कॉपर रॉड मान लो ये है और इसका रिएक्शन देखेंगे तो FeSO4 के साथ जब होगा तो इस केस में पूछा गया है कि क्या होना चाहिए। तो ये जो पूरा रिएक्शन है ये पूरा, इसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी कंपाउंड ना तो डिस्प्लेस होगा ना ही किसी और अदर कंपाउंड की एज अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। कॉपर डिस्प्लेसेस आयरन, कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर सकता आयरन को क्योंकि कॉपर जो है कम रिएक्टिव होता है। ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, तो ब्लू कलर कहाँ से ऑब्टेन होगा जब कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो सॉरी कम रिएक्टिव होता है आयरन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्टूडेंट एडेड डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक ग्रैनुअल्स एंड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो ये रिएक्शन तो आपका NCERT में भी है कि जब जिंक ग्रैनुअल्स को ऐड करा जाता है आपके डाइल्यूट HCl के अंदर तो उसके इसमें जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इसमें पूछा गया, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं द जिंक सरफेस बिकम डल एंड ब्लैक, a gas evolved which burnt with a pop sound, the solution remains colorless, the solution becomes green in color, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ऐसी गैस होती है जो कि एक पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है। ये आपका एक्टिविटी का क्वेश्चन है NCERT का, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर करते हुए चल रहा है आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन से, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का एक सॉल्यूशन जो है वो ऐड करा गया। कहाँ पर ऐड करा गया, 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, एक में HCl था और दूसरे में डाइल्यूट NaOH था, ठीक है।
द करेक्ट ऑब्जर्वेशन वॉज, तो इसमें ऑब्जर्वेशन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि सोडियम कार्बोनेट को एक ऐड करा गया डाइल्यूट HCl के अंदर, फिर सोडियम कार्बोनेट को ऐड करा सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेशन बता दो क्या आपने ऑब्जर्व करा, ठीक है। अ ब्राउन कलर्ड गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब ए, अ ब्राउन कलर्ड गैस ऑब्टेन्ड लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी, अ कलरलेस गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब ए, और डी है अ कलरलेस गैस लिबरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो दोनों ही क्या हैं, आपके बेस हैं। तो ये आपस में क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं देंगे। और सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, H2O मिलता है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो नेचर में क्या मानी जाती है, कलरलेस गैस मानी जाती है। इसलिए हम मानेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, क्योंकि एक कलरलेस गैस जो कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑब्टेन होगी टेस्ट ट्यूब ए के अंदर, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या था, HCl मौजूद था, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रिएक्शन डालो या फिर रिएक्शन आपस में रिएक्ट करवाएंगे, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर उल्टे सीधे कंपाउंड्स जो है आपस में रिएक्ट करवाते हुए आपको क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसके अंदर रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो जो है ज़बरदस्ती इसमें भी रिएक्शन करवाने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन कह रहा है अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किस लिए होती है, यानी कि उसका रीज़न क्या होता है। मैंने आपको अपने नोट्स वाली वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन कर रखा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तभी होती है जिसमें हमने 9th क्लास का जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि दोनों साइड रिएक्शन की क्या होना चाहिए, मास कंजर्व होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन, हाँ ऐसे क्वेश्चन आपसे एक्स और वाई के अंदर ज़रूर पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर आप क्या कह रहा है, कॉपर जब रिएक्ट करता है XHNO3 के साथ, वो देता है कॉपर नाइट्रेट प्लस YNO2 प्लस 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज़ पूछी गई हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कॉप जो आपका रिएक्शन है वो रिएक्शन के अंदर क्या याद रखना है आपको, बैलेंसिंग याद रखनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो NO3 की, ठीक है, NO3 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दो क्या दे रखे हैं, हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस साइड राइट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन दे रखे हैं, तो यहाँ पर भी जो है 4 हाइड्रोजन चाहिए, जो कि बैलेंसिंग के अंदर आपको पता लग रहा है कि 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रेट यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी नाइट्रेट कितने हैं, 2 नाइट्रेट हैं, सॉरी यहाँ पर क्या है नाइट्रेट, NO2 की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है आपके y जो आपकी वैल्यू है YNO2 के अंदर यहाँ पर 2 NO2 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑलरेडी 4 HNO3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है हम 2 NO2 लिख देंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें x और y की वैल्यू 4 और 2 हो जाएगी, ठीक है। ये सारे जो रिएक्शंस हैं जब आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर बैलेंसिंग आपकी क्लियर हो जाएगी, तो उस केस में आप जो आराम से इन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, बस बैलेंसिंग का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया कि Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। ये रिएक्शन कौन सा है, ये रिएक्शन कौन सा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है या सिंथेसिस रिएक्शन है। तो आपको पता है एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिएक्शन कह रहा है कि द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो उसके अंदर नहीं होता ये रिएक्शन, क्योंकि जब आपका डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होता है उसके अंदर आपकी ये डेफिनेशन है कि 2 कंपाउंड्स आपस में आयंस एक्सचेंज करते हैं 2 न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करने के लिए। इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको ध्यान रखना है कि ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 कंपाउंड जो है आयंस को एक्सचेंज करते हैं 2 नए कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए। 12th क्वेश्चन है रेडॉक्स रिएक्शन इन वन, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर वही होता है कि एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है। तो इसके अंदर बोथ द सब्सटेंसेस आर रिड्यूस गलत है, बोथ सब्सटेंसेस आर ऑक्सीडाइज ये भी गलत है, एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस ये भी गलत है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर इज रिड्यूस्ड, ठीक है।
13th क्वेश्चन पर चलते हैं। 13th क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द गैसेज सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड मिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जब मिक्स होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन होती है H2O + 3S। हेयर हाइड्रोजन सल्फाइड इज एक्टिंग एज एन, ठीक है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो कैसे एक्ट कर रही है। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो आपको ना पहले ये रिएक्शन देखो, सल्फर डाइऑक्साइड और H2S यहाँ पर देखो, और उसके बाद ये वाला रिएक्शन देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है इस साइड जैसे ही सल्फर आया तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन ये रिमूव हो गया, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, ये रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस हो गया तो उसका कारण क्या है, H2S है, क्योंकि सल्फर जो आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड है उसने रिड्यूस करवा दिया। तो ये क्या कर रहा है, एक्ट क्या कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड ने जो सल्फर है उसमें से ऑक्सीजन को क्या करा दिया, रिमूव करवा दिया, रिड्यूस करवा दिया। तो और यहाँ पर क्या बना, सिंगल क्या बचा, सल्फर बचा, सिंगल एटम बचा सल्फर का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है CuO कॉपर सल्फ ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस H2O प्लस कॉपर, द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो एग्जाम्पल पूछा वो गया है आपसे, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करता है आपस में, तो वाटर प्लस कॉपर की फॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो क्लोजली देखो तो इसके केस में क्या होगा, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ये आपका एग्जाम्पल जो है NCERT के अंदर भी दे रखा है, वहाँ से आप इसे आराम से पढ़ सकते हो। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Na2CO3 + XHCl gives us 2 NaCl + कार्बन डाइऑक्साइड + वाटर, द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, बस बैलेंसिंग का ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। बैलेंसिंग का ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है आपके 2 NaCl मौजूद हैं, ठीक है, तो 2 क्लोराइड के आयन भी मौजूद होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 NaCl मौजूद हैं तो यहाँ पर 2 क्लोराइड के आयन भी मौजूद होने चाहिए, तो वहीं पे सेम बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ पर x की, यहाँ पर HCl की यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी 2 क्लोरीन के जो आयन्स हैं वो मौजूद है, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16th क्वेश्चन कह रहा है इन द इक्वेशन NaOH + HNO3, तो यहाँ पर जो एक बेस है एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, तो नाइट्रिक एसिड इज एक्टिंग एज अ, तो जो नाइट्रिक एसिड है वो किस तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, नाइट्रेटिक एजेंट है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि जो एसिड्स वगैरह होते हैं, देखो जो आपका हाइड्रोजन नाइट्रेट है, ठीक है, मतलब नाइट्रिक एसिड है, जो बेसिकली नाइट्रिक एसिड है, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर करा जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर करा जाता है। तो इसके केस में ये सिर्फ एज अ एसिड ही काम कर सकता है, ये कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर नहीं सकता, ठीक है, ना ही एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर सकता, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, जिसकी अपनी खुद की प्रेजेंस है। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3 + Al यानी कि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है जिसमें आयरन लेफ्ट आउट रहता है। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है, क्योंकि 2 कंपाउंड्स आपस में डिस्प्लेस नहीं हो रहे। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज नहीं हो रहा। ये बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसके अंदर आपका एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को आपका डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। 18th क्वेश्चन पर चलते हैं। 18th क्वेश्चन कह रहा है कि वाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न्स टू, तो यहाँ पर वाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न्स टू, तो आपको पता है कि AgCl वाला रिएक्शन आपको याद होगा। तो यहाँ पर जो है सिल्वर क्लोराइड ग्रे कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब यहाँ पर 19th क्वेश्चन आता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूजेस
डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, सी बोथ और डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज़ होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी आपको ये ध्यान रखना है वर्डिंग। 20th क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट गेट्स कोटेड विद। ठीक है, तो कॉपर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन करता है, जो कि एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी के अंदर भी रिएक्शन दे रखा है, तो एक ब्लैक कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन आपस में जब कंबाइन करते हैं तो P2O3 भी फॉर्म होता है और P2O5 भी फॉर्म होता है। दोनों ही केस में क्या होता है, दोनों अलग अलग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन क्या होता है, इसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, रेंसिडिटी होती है, या फिर कुछ भी नहीं होता। तो इसके केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐड हो रहे हैं, एटम्स ऐड हो रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22 कह रहा है टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वी यूज सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि गैसियस रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का सिंबल जो है आपके, जो कि फिजिकल स्टेट के अंदर आते हैं, कि कोई सब्सटेंस लिक्विड है, गैस है, या फिर आपका जो सॉलिड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि गैस है या फिर गैस है, ये है, या फिर ऊपर वाला जो रिएक्शन है वो है, नीचे वाला है, या फिर आपका डी है। देखो ये जो है आपका, ये भी गैसियस फॉर्म के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट के बाहर जो है वो जी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो है गैसियस फॉर्म है उस सब्सटेंस या फिर उस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की। जब एक गैस इवॉल्व होती है तब हम ये वाला सिंबल भी यूज़ करते हैं। बाकी जो ये नीचे वाला सिंबल है, ये यूँ करके जो सिंबल दे रखा है, ये आपका प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके अंदर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर ए और बी दोनों को ही यूज़ करा जाता है एज अ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, 23 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन कैल्शियम ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड it gives calcium oxide, nitrogen dioxide gas and oxygen gas. The correct number of moles of calcium nitrate, calcium oxide, nitrogen dioxide and oxygen are present in the reaction। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, पहले रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन लिखने के बाद आपको बताना है कि इन सारे जो भी आपके कंपाउंड्स हैं इन सबके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो रिप्रेजेंट करने हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं बता देता हूँ कि ये जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यानी कि जो HCl है, यहाँ पर क्या है, दो कंपाउंड है HCl के। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं इसे, और इसे ही हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं एज अ नंबर ऑफ मोल, जो कि आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रिएक्शन बताना है। रिएक्शन क्या कह रहा है कि आपका जब कैल्शियम नाइट्रेट जो है उसे हीट करा जाएगा, तो देखो कैल्शियम नाइट्रेट जो है उसे जब हम हीट करेंगे तब हमारे पास जो है कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन ये हो गई, और यहाँ पर क्या है, 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हमें इधर भी 6 ऑक्सीजन करने हैं, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, बैलेंसिंग कर देंगे यहाँ पर। तो 2 कैल्शियम हो गए, तो 2 कैल्शियम हमें यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, 2 कैल्शियम यहाँ हो गए। अब नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 2 नाइट्रोजन ऑलरेडी मौजूद है, और ये इसके 2 नाइट्रोजन, तो 4 नाइट्रोजन यहाँ पर हो गए। तो 4 जो है हम इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 मोल कैल्शियम नाइट्रेट के प्रेजेंट हुए, 2 कैल्शियम ऑक्साइड के, 4 मोल प्रेजेंट हुए आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और 1 मोल यहाँ पर प्रेजेंट हुआ आपका ऑक्सीजन गैस का। ऐसे ही अब आपको जो है वो रिप्रेजेंट कर देना है, 2 मोल जो है कैल्शियम नाइट्रेट के, 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड के, 4 मोल नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड के, और 1 मोल जो है आपको ऑक्सीजन गैस का। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। जितने भी नंबर ऑफ मोल्स वाले क्वेश्चन है वो सारे आपको ऐसे ही करने हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया 23। अब 24 पर चलते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड बाय द येलो कलर ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि इसके अंदर आपको बताना है कि इस कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर येलो कलर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर येलो कलर आता है और वो उसी तरीके से आइडेंटिफाई करा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो जिंक जो होता है, आपको पता है जिंक का कलर ग्रे होता है, तो जिंक तो नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट और आपका एसिड के साथ कभी भी रिएक्शन करोगे तो आपके पास कोई भी कलर ऑब्टेन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका लेड ऑक्साइड आ जाता है, जो कि लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होती है।
उसके बाद आता है आपका पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट के केस में भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन लेबोरेटरी में ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ करा जाता है। और बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन करेक्ट इसलिए क्योंकि लेड ऑक्साइड का कलर क्या होता है आपका, येलो होता है। यहाँ पर क्या है, व्हेन रेड लेड ऑक्साइड यानी कि Pb3O4 जो है ये रेड लेड ऑक्साइड होता है, जब इसे हीट करा जाता है तो ये येलो लेड ऑक्साइड को फॉर्म करता है, जिसे PbO कहते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला जहाँ भी आपको दिख जाए आपको समझ में आ जाएगा, ये रेड लेड ऑक्साइड है। और यहाँ पर ये क्या है, लेड ऑक्साइड है जो कि येलो कलर का होता है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो इसके अंदर आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। येलो जो कलर है वो आपका सब्सटेंस का आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि इस वाले जितने भी आपके पार्ट्स दे रखे हैं इसमें किस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर तो फिजिकल प्रोसेस है। स्टोरिंग ऑन नाइट्रोजन गैस अंडर प्रेशर, ये भी फिजिकल प्रोसेस है। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन ओपन, ये भी क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। हीटिंग मैग्नीशियम वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, आपको पता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो उस केस में क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम वायर जब एयर के प्रेजेंस में आएगा तो क्या होगा कि एक केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। 26 क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 कह रहा है इथेन, इथेन का फॉर्मूला है C2H6 ऑन कंप्लीट कंबशन गेव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट शोज दैट द रिजल्ट्स आर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन द कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कंबशन हो रहा है, कंबशन के केस में आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसके अंदर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन का इस्तेमाल करना है। C2H6 जब आप जो है रिएक्ट करवाओगे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की फॉर्मेशन होगी। और इसके अंदर आप बैलेंसिंग में देखोगे तो बैलेंसिंग के केस में क्या होगा कि आपसे पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू। ठीक है, जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से आपको जो है पता लग जाएगा कि जो आपका कोफिशिएंट है ऑक्सीजन का वो यहाँ पर 7/2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो आपका कह सकते हो नंबर ऑफ मोल कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका बैलेंसिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 7/2 ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ C2H6 इज 1 7/2 फॉर O2 और 2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 फॉर H2O। यहाँ पर जहाँ पर कोफिशिएंट आ जाए तो समझ लो आपको क्या करनी है, बैलेंसिंग करनी है बस। ठीक है, अब 27th क्वेश्चन पर चलते हैं। 27th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27th क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर अ पाउडर सोल्ड एक्स इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब वॉज हीटेड that evolves brown fumes of nitrogen dioxide and a yellowish residue of lead oxide is also found. The salt X is, ठीक है, एक पाउडर्ड सॉल्ट है जो कि ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है और उसके अंदर लेड ऑक्साइड भी बच जाता है। ठीक है, तो ब्राउन फ्यूम्स के केस में यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है, आपको दे रखा है कि मैग्नीशियम सल्फर ट्राइऑक्साइड और लेड नाइट्रेट, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका लेड नाइट्रेट होगा, क्योंकि आपने NCERT के अंदर भी पढ़ा होगा कि ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस तभी रिवॉल्व होती है जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है, तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, इवॉल्व होती है, जो कि ब्राउन फ्यूम्स देती है, यानी कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स जो है वो इवॉल्व होती हैं इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट ये आपका NCERT का रिएक्शन है, NCERT का रिएक्शन है, उसी पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 28th क्वेश्चन की बात करते हैं। 28th क्वेश्चन कह रहा है कि अ रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स, यानी कि एक रेडिश ब्राउन कलर का मेटल है जो कि इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में यूज़ होता है। व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली इन एन ओपन चाइना डिश इट टर्न्स ब्लैक, यानी कि जब उसे पाउडर्ड फॉर्म में होता है और उसे हीट करा जाता है वो ब्लैक हो जाता है। When hydrogen gas is passed over this black substances, it regain its original color, यानी कि जब ऑक्सीजन पास कराई जाती है इसके थ्रू तो ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन द मेटल एंड ब्लैक कलर्ड सब्सटेंसेज आ रही है, यानी कि वो मेटल है और उसका जो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस है वो कौन सा है, तो इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कॉपर होता है। ये भी आपका NCERT का ही क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NCERT को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, कॉपर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वैसे तो कॉपर का कलर क्या होता है यहाँ पर रेडिश ब्राउन होता है, जैसे ही वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो कि एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है। ठीक है,
29th क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू पीसेस ऑफ आयरन सल्फाइड। ठीक है, आयरन सल्फाइड जब के केस में जब जो आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है आयरन सल्फाइड के अंदर डाला जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्यूबल फेरस सल्फेट इज फॉर्म्ड, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस होती है और फेरस सल्फेट जो कि एक्वस फॉर्म में फॉर्म होता है। द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इज, तो यानी कि किस तरह का केमिकल रिएक्शन है, तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि फेरस सल्फाइड आयरन सल्फेट जो भी है आपका आयरन सल्फेट रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उसके इसमें फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, आयन्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में यहाँ पर आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है और हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। 13th क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको बढ़ते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी, यानी कि ये जो रिएक्शन है उसे ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करा जाता है लेबोरेटरी के अंदर। या आपका पोटेशियम क्लोराइड दे रखा है, जब उसे हीट करा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है एंड एंडोथर्मिक इन नेचर, यानी कि ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये एंडोथर्मिक है, यानी कि इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, इट इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ हीट, यानी कि इसके अंदर हीट रिलीज होती है, ऐसा भी नहीं होता। इट इज़ अ फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर, यानी कि एक केमिकल डीकम्पोजिशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो फोटोकेमिकल तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और एंडोथर्मिक है नेचर में, यानी कि इसमें क्या होता है जब कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये हीट को एब्जॉर्ब करता है पोटेशियम क्लोरेट, तब जाके पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है और ऑक्सीजन गैस जो है इवॉल्व होती है, जो कि लेबोरेटरी के अंदर इवॉल्व होती है। ठीक है, इस रिएक्शन को यूज़ करा जाता है ऑक्सीजन गैस को ऑब्टेन करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर। द गिवन रिएक्शन इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड टेक्स प्लेस एज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है, तभी हम उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल पर आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।